नमस्कार, आप देख रहे हैं dilalantop.com और ये हमारी खास पेशकश रखवाले 48,000 करोड़। ये रकम है उस डिफेंस डील की जो देसी कंपनी को दी है मोदी सरकार ने। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने अप्रूव कर दिया है। ये रखवाले की आज की लीड स्टोरी है जिसपे हमसे बात करेंगे हमारे रक्षा विशेषज्ञ संदीप उन्नीथन। संदीप, हम पूरे डिफेंस डील को एकदम रेशा रेशा उसका समझेंगे आपसे, क्योंकि सारी फुटेज ले गया तेजस जो कि 46,000 करोड़ के लिए, लेकिन 2,000 करोड़ और दूसरी चीजों के लिए भी हैं। लेकिन पहले हम चाहते हैं संदीप की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम एम नरवणे ने अपनी एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। हम चाहते हैं कि आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्ट करें। क्या क्या उसके टेक अवेज आपको लगे जो जरूरी है, जो हमारे दर्शकों को जानने चाहिए? निखिल, जनरल नरवणे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है बहुत ही सिग्निफिकेंट था, क्योंकि पहली बार उन्होंने हमें बताया कि न सिर्फ लद्दाख में बल्कि पूरे नॉर्दर्न फ्रंट में, जो ऑलमोस्ट 3,500 किलोमीटर की जो नॉर्दर्न फ्रंट है चाइना के साथ है, उस पूरे नॉर्दर्न फ्रंट पे इंडियन आर्मी तैनात है, ऑपरेशनली रेडी है, डिप्लॉयड है। तो इससे हमें पता चलता है कि किस तरह की जो स्ट्रैटेजी आर्मी ने अपनाई है, कि ये सिर्फ न ईस्टर्न लद्दाख तक की नहीं कन्फाइंड है, न ईस्टर्न लद्दाख तक सीमित है, ये पूरे नॉर्दर्न फ्रंट को देख रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जितनी फोकस उन्होंने लद्दाख पे लाई है, इसका एडवांटेज लेके चीन कहीं और अरुणाचल प्रदेश में दूसरा फ्रंट खोलने की कोशिश करे। क्योंकि यहाँ लद्दाख में जो डेडलॉक हो गया है, जो दोनों आर्मीज फेस टू फेस आ गए जी अगस्त के बाद, खास करके वो चाहते हैं कि वहीं पे रेजोल्यूशन हो जाए टॉक्स के, और वो नहीं चाहते कि चाइना कोई और एक फ्रंट खोल दे। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था। इसकी जो लार्जर इम्प्लीकेशंस थी वो हम एनालाइज कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये है कि काफी सालों के बाद इंडियन आर्मी पूरी तरह तैनात है दोनों फ्रंट्स पे। दोनों फ्रंट्स के दो, वो कहते हैं कि इंडियन आर्मी के जो चैलेंजेस है वो 2.5 फ्रंट के हैं। 2 फ्रंट है, एक तो वेस्टर्न फ्रंट है पाकिस्तान को लेके, जहां पे डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, और फिर इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। चाइना के साथ दुनिया का सबसे लंबा जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, 3,500 किलोमीटर से ज्यादा, वो वहां पे भी ट्रूप्स को तैनात किया गया। पहले जैसे 1970 से लेके उतनी तादाद में हम ट्रूप्स डिप्लॉय नहीं करते थे वहां पर, क्योंकि बहुत सारे रीजंस थे, एक्सेस नहीं था, ये सारे इलाके दूर दराज थे। लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद, और ये खासकर ये चाइना की जो थ्रेट की वजह से, हमने बहुत सारे फॉर्मेशंस को फॉरवर्ड डिप्लॉय कर दिया। और इसकी दूसरी जो इम्प्लीकेशंस ये भी है कि जब वो कहते हैं ऑपरेशनल रेडीनेस पे है, वो ये है कि जो रियर में फॉर्मेशंस वेट करते हैं, नॉर्मली जो पीस टाइम टास्क करते हैं, उनको वो ट्रेनिंग पे लगाते हैं। इसका मतलब है कि अब वो ट्रेन करते रहेंगे, उनके ट्रेनिंग पीरियड एक्सटेंड करेंगे, सिर्फ इसलिए कि अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो फौरन आप रश कर सकते हो एडिशनल ट्रूप्स। तो ये ट्रूप्स को आप थोड़े हाई ऑल्टीट्यूड पे पोजीशन करोगे, क्योंकि ये सारी जो हमारी बॉर्डर है, लगभग 3,500 किलोमीटर का बॉर्डर है, वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे, तो इसमें एक्लिमेटाइजेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए ये एक बहुत गंभीर स्थिति है इंडियन आर्मी के लिए कि आप पूरी तरह कमिटेड हैं आपके 2.5 फ्रंट्स पे, पाकिस्तान, चाइना, और आपकी इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो जम्मू एंड कश्मीर है और नॉर्थ ईस्ट में। तो इंडियन आर्मी जो दुनिया की सबसे दूसरी नंबर की सेना है, 1.3 मिलियन, 13 लाख की जो सेना है, पूरी तरह डिप्लॉयड है। तो ये बिग टेक अवे है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो आगे चल के हमें देखना है कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। जी संदीप, हम एक चीज और आपसे समझना चाहते हैं इस हमने तीनों सर्विस चीफ्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख ली। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी डे साल के एक ही हिस्से में आते हैं, सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ दोनों साल का अगर आप मिला देते हैं तो। और तीनों सर्विस चीफ्स की अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। हमने तीनों के बारे में रखवाले में बात कर ली है। अब तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को जब हम साथ में देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक भूत की तरह चाइना का उस पे साया नजर आता है, कि काफी ज्यादा कलर है जो अभी लद्दाख में चल रहा है उस चीज का, जो कि ऑब्वियस है, जो कि इमीडिएट है, और वो होना चाहिए, ग्रांटेड। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ड्यू कंसर्न, ड्यू फोकस उन बाकी एरियाज को भी मिल रहा है जहां पे चीन एक फैक्टर नहीं है लेकिन वो बहुत जरूरी है? आपका मतलब रिफॉर्म्स को लेकर है? जो रिफॉर्म्स को लेकर बाकी चीजें, मतलब जैसे चाइना को छोड़ करके जो दूसरी प्राथमिकताएं हैं सेना की, क्या उस बारे में सेना प्रमुख ने कोई बड़ी बात कही है? सेना प्रमुख ने रिफॉर्म्स के बारे में तो
कहा ही है कि हमें हमारी को जो ऑपरेशनल रेडीनेस की जो है या इंडियन आर्मी की जो रिफॉर्म्स है उस पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मेरा भी ये पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप इस तरह से आपकी अटेंशन फोकस हो बॉर्डर्स पे और आपके ऑपरेशनल ड्यूटीज पे, तो शायद ये रिफॉर्म्स थोड़ा एक बैक सीट ले सकता है। ये एक बहुत बड़े डेंजर है, क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे पिछले एपिसोड्स में भी रखवाले की, कैसे ये क्रिटिकल सिचुएशन है इंडियन आर्मी के लिए, क्योंकि उनकी जो बजट्स है वो बढ़ने वाली नहीं है और उनके पेंशन्स और सैलरीज और रेवेन्यू बजट जो है बहुत इनलार्ज हो चुका है और उसे रिड्यूस करने की सख्त जरूरत है। आप इन ऑपरेशनल ड्यूटीज के बीच में क्या आप रिफॉर्म भी कर सकते हैं, क्या आप रिस्ट्रक्चर भी कर सकते हैं? मुझे लगता है ये काफी एक मुश्किल प्रॉब्लम होगा और ये तीनों चीज को ये पता है। वो हमें बताते नहीं है ये कि अपफ्रंट नहीं बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है जो हम रक्षा विशेषज्ञों से बात करते हैं उनको लगता है कि ये हो सकता है कि हमारी जो फोकस है हट के बॉर्डर तक ही सीमित रहे, और शायद ये चाइना का लार्जर फोकस ये भी रहा होगा कि कैसे इंडिया को बॉर्डर पे ही वो उलझाए रखे, फंसाए रखे कि हमारी निगरानी कहीं और नहीं न चले। हाँ, क्योंकि कई सारे चीन के अलावा भी कई डे टू डे प्रायोरिटीज होती हैं तीनों सर्विसेज की, सेना की तो खास तौर पे क्योंकि वो सबसे बड़ी सर्विस है इंडिया में। संदीप, हम जरूर चाहते हैं कि लोग इंडिया टुडे पर जाके आपके पीस देखें, लोग मैगजीन भी खरीदें स्टिल, क्योंकि आप हमारे साथ यहाँ पे, तो हम चाहते हैं कि आपका एक पीस हमने देखा जिसमें आप ये कहते हैं कि ये 1991 मोमेंट है आर्मी का, और यहाँ अगर हम चूकते हैं तो ये बहुत बड़ी चूक होगी। क्या आप उस आर्गुमेंट को थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए भी इलैबोरेट करना चाहेंगे? 1991 मोमेंट निखिल, जिसका मैंने बात किया था, ठीक 30 साल पहले आप जानते हैं जैसे कि इकोनॉमी की जो दुर्दशा हुई थी, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे, बहुत कम थे, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई थी देश पर, हमें अपना सोना गिरवी रखना पड़ा लोन्स लेने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक से। तो उस वक्त इंडियन आर्म फोर्सेस भी ठीक इसी तरह स्ट्रेच थी, पूरी तरह से स्ट्रेच थी। खासकर काउंटर इंसर्जेंसी में बहुत ज्यादा उनकी वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई थी उनकी। वो श्रीलंका में से निकल आए थे वो एक लंबे ऑपरेशन के बाद, बहुत सारे जवानों की जाने गई वहां पर। वो पंजाब इंसर्जेंसी से निकलकर जम्मू एंड कश्मीर में आ गए थे, डिप्लॉयमेंट हो गई थी। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी रेज कर रही थी और यहाँ पर पाकिस्तान को मतलब आप फेस कर रहे थे, क्योंकि तब इंडियन स्टेट को पता लग गया था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। और तो इस तरह की एक तनावपूर्ण स्थिति थी, और ठीक उसी वक्त सोवियत यूनियन की का इम्प्लोजन हो गया था। वो सोवियत USSR बिखर चुका था, और हमारी जो सेना के ज्यादातर स्पेयर पार्ट्स थे वो ज्यादातर सोवियत यूनियन से आए थे। तो हमें देखने को मिला कि कैसे हमारे फाइटर जेट्स, टैंक्स, सबमरीन्स, वॉरशिप सब बिना स्पेयर पार्ट्स के वो लेड अप हो गए थे। तो बहुत एक बड़ी ब्लो लग गई थी डिफेंस को, और डिफेंस बजट भी बहुत कम हो गया था उस वक्त। सरकार के पास पैसे नहीं थे डिफेंस बजट के लिए, और इस तरह से एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ फैक्टर्स जैसे मैं डिस्क्राइब कर रहा था वो हो गया था 1991 में। और ठीक इसी तरह हम देख रहे हैं कि कैसे 2021 में ये सारे फैक्टर्स आके हमें फिर से अफेक्ट करने लग गए हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये हमारी 1991 मोमेंट है। जब तक आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है तब आप मिलिट्री पे स्पेंड नहीं कर सकते हो, आप ये एक्विजिशंस नहीं कर सकते, आप वो कैपेबिलिटीज नहीं बना सकते जिससे कि आप अपने दोनों एडवर्सरीज को डिटर करें। तो जैसे ये टू फ्रंट वॉर, जब तक आपके बॉर्डर्स अनडिसाइडेड हैं, ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये तनावपूर्ण रहेंगे। तो इनको पुलिस करने के लिए, इनको इन पे एग्रेशन डिटर करने के लिए आपको एक सर्टेन मिलिट्री पावर की जरूरत है। और ये मिलिट्री पावर कहां से आती है? आपके बजट्स और इकोनॉमी से आती है। अगर आपकी इकोनॉमी डाउन है जिस तरह से आज के दौर पे है, और हो सकता है अगले साल तक भी ये रहेगा ये रिसेशन, जब तक ये आप इकोनॉमी को बाहर नहीं निकालते हैं, आपकी जो डिफेंस कैपेबिलिटी काफी हद तक इफेक्ट हो सकती है। तो ये मेरा ये लार्जर आर्गुमेंट है इस पीस। ठीक है, मतलब काफी इम्प्रेसिव है कितना बड़ा स्कोप और कितनी बड़ी तस्वीर आप खींचते हैं, और यही हमारी खुशकिस्मती है कि आप ये वक्त हमें भी देते हैं। संदीप, अब हम चलना चाहते हैं जो हमारी लीड स्टोरी है
48,000 करोड़, ये सबसे, इसका जो सबसे बड़ा पैग था वो 48,000 करोड़ ही बन गया जब ये कहा गया कि ये सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट होगा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मिलने वाला है। और अब इसको सीसीएस अप्रूवल मिल गया, अब कुछ दिनों बाद टेंडरिंग और बाकी जो औपचारिकताएं वो होंगी। मैं पहले इस रकम को डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ, और उसके बाद हम फिर नेटिग्रिटीज में जाएंगे। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट के मिलने का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि इससे पहले भी छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स तो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को मिले ही हैं। बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का फायदा क्या होता है? बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने का फायदा ये है निखिल कि हम हमेशा बात करते हैं, हमारे पुराने एपिसोड्स में भी हमने ठीक यही बात डिस्कस किया कि हम जब ऑर्डर करते हैं छोटे छोटे क्वांटिटीज में ऑर्डर करते हैं, 10, 20, 40। ये पहली बार है कि हमने इतने सारे नंबर्स में फाइटर जेट्स खरीदे हैं। 83 का जो ऑर्डर है, मैं पूछ रहा था लोगों से कि इससे पहले कब इतने संख्या में हमने इंडिजिनस फाइटर को ऑर्डर किया है। और वो बात शुरू हो गई, आपको याद होगा मारुत फाइटर, मारुत, जी हाँ, HF-24 1960s में एक 150 करीब इंडियन एयरफोर्स ने ऑर्डर किया था। उसके बाद ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा एक इंडिजिनस डिजाइन, डेवलप्ड और प्रोड्यूस्ड एयरक्राफ्ट। और ये अंग्रेजी में एक फ्रेज है, गेम चेंजर। ये हमेशा हम यूज करते हैं। कल राजनाथ जी ने भी ठीक यही कहा, ये गेम चेंजर है। ये एक वाकई एक गेम चेंजर है। ये एक ऑलमोस्ट एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं आप उसको डिफेंस इंडस्ट्री में। और इसके काफी कारण है, मैं क्विकली आपको बता दूंगा। पहला तो एक है फोर्स स्ट्रक्चर को लेके आपके जो बचे स्क्वाड्रन्स हैं MiG-21 के, जैसे आप जानते थे LCA तेजस MiG-21 रिप्लेसमेंट था, जो पहले बहुत देर तक ये बहुत डिलेज हुए थे प्रोग्राम में, लेकिन अब आकर Mark 1A जो है 1-to-1 रिप्लेस करेगी आपके सारे जो MiG-21 बचे हैं, MiG-21 जो इस डेकेड के एंड तक वो सारे फेज आउट हो जाएंगे। वो है आपके फोर्स स्ट्रक्चर आगे तो चार स्क्वाड्रन्स आपको ऐसे आ जाएंगे इस डेकेड में। दूसरा जो है, मैं समझता हूँ जो इंडिजिनस इंडस्ट्री को जो बेनिफिट आने वाली इससे, इसकी तुलना हम नंबर्स में अगर आप करोगे, मैं किसी से पूछ रहा था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, तो वो बता रहे थे कि फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट की जो बात करते हैं कि आप अगर ₹1 डालते हो एक इंडिजिनस कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये ₹1 मल्टीप्लाई होके ₹5, ₹6 बन जाता है। जिस तरह से कि इसकी स्ट्रक्चरिंग है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है प्राइम कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइम असेंबलर है इस एयरक्राफ्ट की, और इनके सारे जो एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स है वो अलग अलग इंडस्ट्री से आ रहे हैं, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। ज्यादातर ये प्राइवेट सेक्टर से सोर्स करते हैं। जैसे नोज कोन एक इंडस्ट्री बना रही है, विंग्स इसके जो है L&T बना रही है, बॉडी उसकी कई और बना रहा है। तो ये पैरेलल प्रोडक्शन में बना के HAL जो है सिर्फ सिस्टम इंटीग्रेशन और असेंबली कर रही है। तो एक हमने एक इंडिजिनस असेंबली लाइन बना दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले जो था हमारी जो पूरी जो डिफेंस इंडस्ट्री है, ये एक लाइसेंस प्रोडक्शन वाली असेंबली है कि हमारे पास सारी फैक्ट्रीज हैं, सारे कैपेबिलिटीज है, लेकिन कोई विदेशी कंपनी आके हमको बताती है, ब्लूप्रिंट्स देते हैं, डिजाइन देते हैं कि भाई आपको ऐसा ऐसा करना है। ये पहली बार होगा HF-24 मारुत के बाद कि हम खुद बैठ के डिजाइन कर रहे हैं अपनी खुद की एयरक्राफ्ट, और हम वो इंडस्ट्रियल प्रोसेस भी बना रहे हैं कि इसकी इंटीग्रेशन कैसे हो। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है एक बहुत ही गेम चेंजर है ये, बिल्कुल, कि आपने एक असेंबली लाइन बनाए, 1, 2, 3 आप बना सकते हैं, और ये डिजाइन को आप स्टेबलाइज कर सकते हैं। ये 83 आप सोच लीजिए, अगर जब 83rd एयरक्राफ्ट आएगा एक 7 या 8 साल बाद, किस तरह से इंडियन इंडस्ट्री की जो कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस स्टेबलाइज हो जाएंगे, इतने सारे OEMs खड़े हो जाएंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MSMEs। तो ये जो सारा पैसा है ज्यादातर इंडिया में ही रहेगा, ये इंजन और रेडार को छोड़कर। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि ये जो है ऐतिहासिक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये सारा जो पैसा है इनफैक्ट ये इंडियन इंडस्ट्री को ही एक रीस्टार्ट करने में मदद करेगा।
संदीप, हम बिल्कुल बात करना चाहते हैं तेजस पे। वही मकसद था इस अप्रूवल के बारे में आज लीड बनाने के पीछे। लेकिन हम उससे पहले समझना चाहते हैं कि जो कुछ बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए हैं, जैसे हाई एल्टीट्यूड ड्रोन्स हैं इन्फेंट्री के लिए और बाकी सिस्टम्स हैं, उनमें से कौन से ऐसे की चीजें हैं जो हमको समझनी चाहिए, जिनकी हमें काफी जरूरत थी और अब जाके उनके लिए अप्रूवल आया है? एक तो है ड्रोन्स, जो है हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स, एक स्पेशलाइज्ड रिक्वायरमेंट है ये लद्दाख वाले एरियाज में। जो लद्दाख, जैसे आप जानते हैं, 8,000 से भी ज्यादा ऑल्टीट्यूड पे डिप्लॉयमेंट्स होते हैं, और ड्रोन्स ज्यादातर इतने ऊंचाई ऑल्टीट्यूड पे पे चल नहीं ऑपरेट पाते। नहीं करते हैं, ये लॉन्च नहीं कर सकते हैं वो। तो इसलिए ये दूसरा जो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट एक्विजिशन है। लेकिन ये सारे जो एक्विजिशंस है, इट्स ऑल पेल्स इन कंपैरिजन टू दिस एलसीए। तो इसीलिए सारा जो फोकस है हमारा उसी पे चला गया कि हम अगले 2-3 दिन और महीनों तक हम इसी पे बात करते रहेंगे, खास करके जब एरो इंडिया शुरू हो जाएगी अगले महीने। चलिए, तो फिर हम भी एलसीए पे ही चलते हैं। एलसीए को लेकर के एचएएल की बहुत पुरानी शिकायत थी कि हम काम तो आपको करके दे देंगे, आप ऑर्डर कब दोगे? ठीक, अब गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन को क्लियर किया है, सीसीएस अप्रूवल है। अब थोड़ा समय बस उनको एक जो ऑफिशियल टेंडर उनको मिलेगा, उसके बाद उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो डिलीवरीज करें, और तभी हमको पता चलेगा कि कब आएंगे। अब जो बॉल है वो एचएएल के कोर्ट में चला गया है। कितना प्रिपेयर्ड आपको एचएएल लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? मैं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं, जो हमने पहले 40 का ऑर्डर दिया था, उसके अनुभव कहीं यहां तो रिपीट नहीं होंगे? निखिल, हमारा भी यही कहना है कि जो पहली बार ये 40 एयरक्राफ्ट के साथ जो हुआ, ये इस 83 एयरक्राफ्ट ऑर्डर में नहीं होना चाहिए। और उम्मीद है कि एचएएल ने अपने सारे लेसन सीख लिए उस पहले वाले कॉन्ट्रैक्ट में, और ये उन्हीं की प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स है निखिल। ये इसमें एचएएल भी है, एयरफोर्स है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, और आडा भी है, जो एयरक्राफ्ट डिजाइन करती है और जी हाँ। तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक साथ लाना काफी मुश्किल है। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि ये 40 एयरक्राफ्ट के बनने के बाद वो काफी सारे लेसन सीख ले। जैसे कि आडा ने कहा है कि देखिए, हमने जो गलतियां की मार्क 1 में, हम मार्क 2 में ये नहीं होने देंगे। तो इसीलिए उन्होंने शुरू से जो मार्क 2 की जो डेवलपमेंट है, वो एयरफोर्स के साथ बैठ के उन्होंने डिसाइड किया। सारे जो स्पेसिफिकेशन, जिस तरह की कोऑपरेशन हो रहे आडा और एयरफोर्स के बीच में, वो पहले हमने देखा नहीं इस तरह के। तो एचएएल भी ये कहती है, देखिए बहुत सारे हमने प्रोसेसेस सब स्टेबलाइज कर दिए, हमने एक तीसरा लाइन भी खोल दिया है एचएएल के अंदर ही, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करने के लिए। वो ट्रेनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अब, और वो ट्रेनर्स, जैसे आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट 8 या 10 ट्रेनर्स 10 जो जिनका ऑर्डर काफी समय डिले हुआ था, क्योंकि एयरफोर्स ने उसके स्पेसिफिकेशंस फ्रीज नहीं किए। तो इस तरह से बहुत ये थे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे दोनों ये सारे स्टेक होल्डर्स में, और ये एक चैलेंज है। और अब जो, जैसे कि आपने कहा कि ये अब कोई एक्सक्यूज नहीं है। एचएएल नहीं कह सकती कि देखिए हमें पैसा नहीं मिला या ऑर्डर नहीं दिया, आपने देर कर दिया। सारा जो अब बॉल जो है उनके कोर्ट में है, और उनकी उनकी जो क्लॉक, जो स्टॉप वॉच जो शुरू हो जाएगी, वो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के समय होगी, और उसके 36 महीने बाद उनको पहला मार्क 1 रोल आउट करना है। और इसीलिए हम बहुत ही क्लोज फोकस के साथ उनको मॉनिटर करते रहेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। और काफी मीडिया फ्रेंजी रहेगी, वो तमाम स्टेजेस पे आपको काफी कवरेज भी मिलेगा। संदीप, ये ऑब्वियसली ये जो 73+10 ये कॉन्ट्रैक्ट भी है, ये ऑब्वियसली ट्रांचेस में ही बनेंगे, क्योंकि एक बैच प्रोड्यूस होती है, फिर वो सर्टिफाई होकर फिर वो एक्सेप्टेंस ओटी के लिए जाती है। क्या हम, और जो इसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, क्या हम कोई छोटे माइनर इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं पहले मार्क 1A और 83rd मार्क 1A के बीच में? सिंस आपको एक्सपीरियंस आप बढ़ते जाएगा, आपका हाथ थोड़ा उसमें साफ होता जाएगा, या फिर सारे चेंजेस मार्क 2 के लिए ही मुलतवी रखेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है निखिल, और आडा का ये कहना है कि क्योंकि ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं पैरेलल में चल रहे हैं, और ये एक दूसरा चैलेंज है, हम बाद में इस पे बात करेंगे, क्योंकि एक साथ
काफी सारे एयरक्राफ्ट डेवलप हो रहे हैं, जैसे मार्क 1A है और ये मार्क 2 मार्क जो 2 है, मार्क 2 है, और फिर एम आम का का। भी है, और फिर आपके डेक बेस्ड फाइटर भी। सो ऑलमोस्ट 3-4 एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट साथ चल रहे हैं। तो आडा का ये कहना है कि हम 83rd एयरक्राफ्ट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट। तो अच्छा। इसमें बहुत सारे चेंजेस व्हाइल इट इज रनिंग दे विल इंट्रोड्यूस। तो ये इनका एक दावा है। किस हद तक वो ये साबित होता है हमें देखना चाहिए, लेकिन वो काफी कॉन्फिडेंट है कि बहुत सारे टेक्नोलॉजीज उन्होंने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है। मार्क 2 के टेक्नोलॉजीज वो मार्क 1A में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, और इनफैक्ट वो मार्क 1A जो रोल आउट उन्होंने प्लान किया था, एक्चुअली होना था उसको 2021 में, हो सकता है ये इसको एक डिले हो सकता है इसमें, लेकिन ये एग्जिस्टिंग एक मार्क 1 को अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं एक मार्क 1A के साथ। तो बहुत तेजी से बढ़ रही है चीजें। अब थोड़ा आराम आ गया, मतलब उनको समझ में आ गया कि कैसे ये तेजस को, इसकी क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें ये है निखिल की वो जो आईएफ ने जो स्क्वाड्रन रेस किया है सुलूर में, उससे बहुत लर्निंग आ गया है उनमें। जैसे कि 3000 आवर्स ऑफ एक्सीडेंट फ्री फ्लाइंग उन्होंने जो किया है वहां पे, उसकी जो डेटा जो है बहुत वैल्यूएबल है। और जो जैसे मैं कह रहा था, आडा और एयरफोर्स के बीच जो संबंध बढ़ गए, उससे बहुत यूजर्स को कॉन्फिडेंस आ रहा है और इंफॉर्मेशन आ रही है। और उसका एक मैं क्विकली एक बताऊंगा आपको एक प्लीज। एग्जांपल, ये कि जब आपके पास इंडिजिनस फाइटर है, उसकी नो हाउ आपके पास है, तो कैसे आप उसको अपग्रेड करते जाओगे। कि एक एक सी हैरियर आपको याद होगा, इंडियन नेवी में एक फाइटर एयरक्राफ्ट थी जिसके पास एक डार्बी मिसाइल थी, एक इजराइल से जो खरीदी थी, एयर टू एयर मिसाइल। तो 2-3 साल पहले आडा ने सजेस्ट किया कि ये क्यों ना हम डार्बी मिसाइल को एलसी में फिट कर दें। अगर एलसीए एक इंपोर्टेड प्लेन होता तो इसके लिए आपको पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता किसी फॉरेन कंसल्टेंट के साथ, काफी करोड़ देने होते फॉरेन एक्सचेंज में, फिर वो आके 1-2-3 साल की का प्रोसीजर होता है ये पूरा, कि मिसाइल के कोड क्या है, एयरक्राफ्ट के क्या है वगैरह, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में क्या चेंजेस लाने हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये क्योंकि एक इंडिजिनस फाइटर था, सारी नोहाउ उनके पास थी आडा के पास, उन्होंने केवल 3 महीने में पूरा कर दिया इंटीग्रेशन। ये आपने एक इजरायली मिसाइल लेके आपके इंडिजिनस फाइटर में कर दिया एट नो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट। तो ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलते जाएंगे, जैसे कि जब प्रोडक्शन आता रहेगा और एयरक्राफ्ट ज्वाइन करते रहेंगे स्क्वाड्रन। ठीक है। अगला सवाल संदीप, अगेन मतलब हम बिल्कुल चाहते हैं कि सारी चीजें अच्छी हों, लेकिन हमारा काम है सवाल पूछना। हमने ये देखा है कि एचएएल के पिछले प्रोडक्ट्स को लेकर के जो लाइन प्रोडक्शन में है और जो अच्छा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ध्रुव आर्मी के पास है, और वो अच्छा करता है, लेकिन ध्रुव में बहुत सारे मेंटेनेंस इश्यूज हैं। ध्रुव के जब वो वापस एचएएल के पास में मेंटेनेंस के लिए जाता है तब, और वहां से जब वो वापस आता है तब उसके अंदर खूब सारे डिफरेंसेस मिलते हैं। नेवी ने तो बहुत कैटेगोरिकली शिकायत की है जो उनको नेवल वर्जन ऑफ ध्रुव आ रहा था। लेकिन अभी फिलहाल मैं फोकस करना चाहता हूं कि जो ध्रुव के साथ आर्मी का एक्सपीरियंस रहा है, क्या इन बातों में किसी भी तरह का दम है कि क्वालिटी कंट्रोल एक इशू है एचएएल के पास, चाहे उनको कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और उसको अवॉइड करने के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे आप सिस्टम बना रहे हैं, उसको आप स्ट्रीमलाइन बिल्कुल करेंगे, ग्रांटेड, और आपने नया प्रोडक्शन फैसिलिटी भी डाल दिया, आप एक अच्छा अपडेटेड एयरक्राफ्ट भी दे देंगे, लेकिन उसमें क्वालिटी कंट्रोल रहे, हमारा इंसास वाला एक्सपीरियंस रिपीट ना हो, उसको लेकर के क्या कोई नई सेफगार्ड्स, कोई नए सेफ्टी वॉल्व्स इंट्रोड्यूस करने की तैयारी है क्या? निखिल, ये बहुत अच्छा सवाल है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, इंसास की जो एक्सपीरियंस है, इंसास एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, बढ़िया राइफल थी, बहुत बहुत ही अच्छी बढ़िया राइफल थी। डिजाइन राइफल है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्रोडक्शन में पहुंच जाते हैं तो ये फिर क्वालिटी कंट्रोल वाले इश्यूज अगर आ जाते हैं, तो शायद ये सरकार को एक इंडिपेंडेंट मॉनिटर करने की जरूरत है कि आप एक थर्ड एजेंसी को खड़ा करके उनको, उनसे सर्टिफाई कर दें आप ये एयरक्राफ्ट, ये एचएएल नहीं करेगी या इंडियन एयरफोर्स नहीं, एक तीसरी एजेंसी से आप हाँ, थर्ड सर्टिफाई कर पार्टी। दीजिए, तो आप क्वालिटी कंट्रोल, मेजर प्रॉब्लम हमारे सारे प्रोडक्ट्स में यही है क्वालिटी कंट्रोल इंसास का। और ये
छोटा एग्जांपल बताऊंगा कि कल एक प्लीज। आर्मी ऑफिसर की का एक डिजाइन देख रहा था मैं, और वो 4 महीने में उन्होंने एक 9x19 mm कार्बाइन प्रोड्यूस कर दिया खुद, अपने आप उन्होंने डिजाइन किया, डीआरडीओ को इन्वॉल्व किया। और लेकिन हमने जब देखा उसे, बहुत बढ़िया डिजाइन है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जो होगा उसको प्रोडक्शन करने में, प्रोडक्शनाइज करने में, कि आप कैसे इस परफेक्ट प्रोटोटाइप को लेके आप, द फर्स्ट वन शुड बी एज गुड एज द 100,000th वन। तो उसमें हम मार खाते हैं क्योंकि वी आर नॉट एबल टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, टेम्परेचर्स, प्रोसेसेस वगैरह वगैरह। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंज। और क्योंकि ये इतनी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट है, 48,000 करोड़ का, शायद सरकार को सोचना चाहिए कि मे बी दे शुड गेट अनदर एजेंसी टू ओवरसी दिस। कि देखिए हाँ, ये क्योंकि हाँ नहीं, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। क्योंकि ये एट अ टाइम यू आर पेइंग दिस मनी एट अ टाइम ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस, तो आप कैसे इंश्योर करेंगे कि यू गेट द मोस्ट वैल्यू फॉर द मनी। ठीक बात है। संदीप, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है, और ये चीज ऑफिशियल रिलीज में भी है, कि अभी आप जो तेजस बना रहे हैं उसमें 50% इंडिजिनियस कंपोनेंट्स होंगे। जो इस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा उसको धीरे धीरे वो फेजेस में 60% तक के ले जाने वाले हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें सार्वजनिक नहीं है, लेकिन क्या कुछ कुछ सिस्टम्स के बारे में जानकारी है क्या पब्लिक में, कि कौन से वो कंपोनेंट्स होंगे जिनके हम इंडिजिनियस होने की बात कर रहे हैं? सबसे दो बड़े कंपोनेंट्स इसमें जो है निखिल, वो एक आपकी जो रडार है जो इजराइल से आ रहे हैं, फेज्ड अरे रडार, और दूसरा जो है इंजन। तो ये अनफॉर्चुनेटली जो एयरक्राफ्ट की बहुत ज्यादा वैल्यू ये इंजन और रेडार में चले जाएगा। तो ये अगर आप इवन द रेडार अगर आप डेवलप करोगे इंडिजिनस, तो जी हाँ, उसमें बहुत एक टाइम लगता है। इसमें टाइम लगता है, लेकिन दे वी बिलीव कि अगले 5 साल के अंदर दे विल गिव अस द फेज्ड अरे रडार जो डीआरडीओ डिजाइन कर रही है और डेवलप कर रही है तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। अगर वो रेडार आ जाती, इंजन में टाइम लग जाएगा, वो हमें पता है। कावेरी इंजन डेवलप किया था, उसको शेल्व कर दिया गया। अब जो इंडिजिनस इंजन बना रहे हैं, वो देख रहे हैं काफी फॉरेन कोलैबोरेशन के साथ कैसे एक नए इंजन डेवलप करे जिसको आप यूज कर सकते हैं तेजस में, आमका में, टेड बी, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है लेकिन बहुत बढ़िया। बहुत बड़े रिक्वायरमेंट्स है। ऑलमोस्ट 500, 500, 600 फाइटर एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं अगले 15-20 साल में, मैन फाइटर्स की। तो अगर जब तक आपके पास इंजन नहीं है तो आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। तो ये एक बहुत एरिया ऑफ फोकस होने चाहिए। और जैसे हम एक पिछले एपिसोड में ये बात किया था, इट शुड बी अ नेशनल प्रोग्राम फॉर अ इंडिजिनस जेट इंजन फॉर द एयरक्राफ्ट। उसके बगैर आप आत्मनिर्भर नहीं बन सकते। बिल्कुल, स्ट्रांगली एग्री। संदीप, अब हम मेरा सवाल आपको अपरिपक्व लग सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से जवाब दीजिएगा। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग कैलकुलेटर लेके बैठे हैं और उन्होंने मैथ करके बताया कि आपके 46,000 करोड़ में को डिवाइड करो 83 से तो इतना बनता है, और ये तो आपके जो नासिक में जो माफ कीजिएगा जो Su-30 रशिया ऑफ द शेल्फ बेचता है उससे ऊपर जा रहा है। कैसे समझते हैं हम इस प्राइस गैप को, और क्या ये बात वाकई इस तरह समझी जानी चाहिए या दूसरी तरह से देखने की जरूरत है इसे? बिल्कुल दूसरी तरह से देखने की जरूरत है। जैसे मैं पहले कह रहा था कि जो फोर्स मल्टीप्लायर इफेक्ट है आपकी इकोनॉमी में, बहुत सारा ये पैसे का बहुत ज्यादा हिस्सा आप इंडिजिनस इंडस्ट्री को खड़े करने में लगाओगे। तो इसकी आप तुलना नहीं कर सकते। शायद करनी चाहिए उनको बैठ के कैलकुलेट करना है कि हमने जो पैसे खर्च किए वो कैसे कैसे कितनी इंडस्ट्रीज को अपने खड़ा किया है, कितने एमएसएमईज आ गए, कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स कितने हुए उसके, वो करने की। तो ये अगर आप किसी और कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप कंपेयर करोगे तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो कैपेबिलिटीज, इंटेंजिबल्स बहुत ज्यादा है इसमें। जो कैपेबिलिटीज आते हैं आपके पास, जो डिजाइन है कि आपके पास आपने स्टेबलाइज कर दिया डिजाइन, इस डिजाइन को आप मॉडिफाई करोगे, हो सकता है 5 साल के बाद कुछ एक नए इंप्रूवमेंट्स आ जाए, आप रनिंग प्रोडक्शन मॉडल्स में आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो किसी और एयरक्राफ्ट में नहीं कर सकते क्योंकि वो डिजाइन आपके पास नहीं है। तो जो जिस तरह से आप खेल सकते हैं इस डिजाइन से, क्योंकि आपके सारे सोर्स कोड्स आपके पास है, प्रोडक्शन नो हाउ आपके पास, तो ये बहुत सारा है। तो मैं मानता हूँ बिल्कुल ये
I'm not as worried about the increase in cost, but as long as it stays within the country and helps the indigenous industry. संदीप, अब हम थोड़ा आगे बढ़ना चाह रहे हैं चीजों से, लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी रहता है। फिलहाल हमारे पास जो बैकबोन ऑफ आईएफ है वो Su-30s हैं, और अभी 2 डेकेड्स तो मिनिमम है कि वो उसी रोल में वही एयरक्राफ्ट आपके पास में रहने वाला है। और तेजस को अब तक एक MiG-21 रिप्लेसमेंट माना जाता है। क्या आप एक ऐसा भविष्य तेजस के लिए देख रहे हैं जहां वो एज बैकबोन सुखोइस को रिप्लेस करे, मे बी आज से 20 या 25 या 30 साल बाद? देखिए, ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सुखोई 30 के लाइफ पे डिपेंड होता है कि हमारे पास जो 272 से ज्यादा जो सुखोई 30 है वो कब तक रहेंगे। मेरे ख्याल में 2040 2045 तक वो तो रहेंगे ही। और तब तक शायद हमारे मार्क 2 या एमका टेक ओवर करेगी, क्योंकि जो प्लान है, एयरफोर्स ने कमिटमेंट दे दिया है सरकार को कि हम 300 से ज्यादा, बिटवीन 300 टू 350 एलसी और उनके वेरिएंट्स खरीदेंगे अगले 15 साल में। और एयरफोर्स की ये फोकस है कि 2035 तक हम 4 फाइटर वेरिएंट्स रखेंगे, मैन फाइटर जो है। Su-30 है, आपकी LCA है, रफाल है, और ये मिराज 2000, क्योंकि मिराज 2000 भी 2035-40 तक चलेगी। और हो सकता है मिराज की रिप्लेसमेंट जो है वो 114 जो एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो इंडिजिनस इंडस्ट्री के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बनाएंगे, तो उनकी जो फोकस है कि ये 4 वेरिएंट्स होंगे 2035 के। और आगे हमें देखना पड़ेगा कि ये 83 बनने के बाद ये जो 3-4 एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स पैरेलल में चल रहे थे, वो किस तरह से फ्रक्टिफाई होते हैं, कितने एयरक्राफ्ट आते हैं उसमें। क्योंकि हमने शायद पहले कभी हमारे हिस्ट्री में इतने सारे एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स एक साथ नहीं किए। नॉर्मली एक वन ट्रिक पोनी थी, एक LCA या एक मारुत। लेकिन अब चल के आपने एक पूरे एक फाइटर इकोसिस्टम बनाने की बात कर रहे हैं, बनाने की बात की है। बहुत सारे फाइटर्स एक साथ आप डेवलप कर रहे हैं, तो इसमें बहुत चैलेंजेस भी आ सकते हैं सरकार में कि ये सब आप कैसे मैनेज करोगे, इतने अलग अलग प्रोग्राम्स। क्या एक एजेंसी कर पाएगी, या प्रोडक्शन एजेंसी HAL इतने ऑर्डर्स हैंडल कर पाएगी? क्या उन्हें प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करने की बात करनी चाहिए, सोचनी चाहिए, या फिर एक इंडियन एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन बनाने की बात करनी चाहिए कि जो सारे तीनों एजेंसीज को इंटीग्रेट करके ये एक फाइटर प्रोडक्शन एजेंसी बना दे। क्योंकि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि बहुत बटे हैं सारे एजेंसीज आपके, जो HAL हो या BRDO हो या एयरफोर्स हो, क्यों ना हम एक फाइटर कॉर्पोरेशन बनाए। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो उनको सोचनी चाहिए आगे चलकर, क्योंकि बहुत पैसा लगा रहे हैं हम इस पे, टैक्स पेयर का पैसा है। और हमारी जो स्थिति भी है, स्ट्रेटेजिक सिचुएशन जो है, बहुत चिंतापूर्ण आप कह सकते हैं, क्योंकि चाइना का बॉर्डर पे आने का मतलब ये है कि अगले 10-15 साल काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए चलिए संदीप, इस बार इंडिया टुडे का जो कवर है वो बजट पे होने वाला है। आप लोगों की स्टोरीज हम चाहते हैं हमारे दर्शक पढ़ें। इसी को लेकर के हमारे दिमाग में ये सवाल आया कि इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी बड़ा अमाउंट कमिट किया है तेजस के लिए, अच्छी बात है। अब 2 चीजें लोग सोच रहे थे कि मतलब जहां बात जाने वाली थी, क्या वो पैसा डाइवर्ट तो नहीं हो गया? मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? 2 स्क्वाड्रन रफाल, उसको लेकर के एयरफोर्स भी चाहती है, गवर्नमेंट भी चाहती है, लेकिन आप वेट कर रहे हो कि हमारे पास में कब उतना पैसा आ जाए कि हम वो कमिटमेंट फ्लोट कर सकें और हम जाकर के दासों से बात करते हैं। वो आपका पेंडिंग है। 114 आपको फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए टेंडर फ्लोट करना है। आप ट्रांचेस में पैसा दोगे, लेकिन फिर भी आपको फ्लोट करने के लिए तो पैसा चाहिए ही, अगर आप कहते हो कि मैं 1 या 2 या 3 साल बाद प्रोडक्शन शुरू करता हूं। अभी आपने 40,000 करोड़ लगाया है रिसेशन के बीच में। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बड़े कमिटमेंट की वजह से इन 2 प्रोग्राम्स को थोड़ा वेट करना पड़े? मुझे बिल्कुल यही लगता है निखिल कि आप इतने कमिटमेंट दे दिया आपने 48,000 करोड़ के, और इसका मतलब ये है कि अगले 2 साल तक आप किसी और प्रोग्राम को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी जो कमिटेड लायबिलिटीज है, मैंने देखा नहीं है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन 60 या 70
प्रतिशत एयरफोर्स के कमिटेड लायबिलिटी तो हो ही जाएंगे इससे, क्योंकि आपकी जो LCA मार्क 1 है, फिर आपके S-400 है, और रफाल के जो डिलीवरीज है वो भी आपको लेने। तो मुझे लगता है 1 2 3 साल, ऑलमोस्ट 3 इयर्स तक कुछ दूसरी बात नहीं कर पाएंगे आप टेंडरिंग में ये जरूर शुरू कर देंगे वो, मुझे लगता है। जो 114 एयरक्राफ्ट की जो बात कर रहे हैं, MMRCA मार्क 2, शायद उसकी प्रोसेस वो शुरू कर देंगे, क्योंकि वहां पे कोई आउटगो नहीं होगा, इमीडिएट आउटगो, जो इट्स बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस। तो वो शुरू करना चाहते हैं, जल्दी RFP इशू करना चाहते हैं। लेकिन अब थोड़े डिफरेंसेस उसमें भी आ गए हैं गवर्नमेंट के अंदर, कि एक आवाज है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो कहती है कि देखिए, हमें ये 114 जहाजों की जरूरत नहीं है, आपको तो मिल गए हैं 83 मार्क 1, आप उसी से चला लीजिए। तो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि वो कंजर्व करना चाहते हैं डिफेंस बजट को, वो फोकस करना चाहते हैं स्पेंडिंग को। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है निखिल, कि एक बहुत रीऑर्गेनाइजेशन आने वाली है डिफेंस बजट को लेके, कैपेबिलिटी बिल्डिंग। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत के निगरानी में वो कर रहे हैं कि कैसे वो स्पेंडिंग प्रायोरिटीज को हार्मोनाइज कर दे, क्योंकि उनका कहना यह है कि हमें लगता है कि कुछ सर्विसेज को इतने सारे पैसे आ जाते हैं और दूसरे सर्विस जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए वो एक बैठ के सबको साथ में बिठा के वो देखना चाहते हैं कि कैसे ये आपकी प्रायोरिटीज क्या है, कि आज या इस साल या अगले साल या उसके बाद वाले साल की जो प्रायोरिटीज है, आप पहले उन पे फोकस कीजिए, उसके बाद आप देख लीजिए फ्यूचर प्लानिंग का। इसीलिए वो IAC-2 नहीं अप्रूव करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ये इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है। नेवी को पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर IAC-1 है उसको इंडक्ट करना चाहिए, उसको ऑपरेट करना चाहिए, उसके बाद फिर वो देखा जाएगा। तो इसलिए तो बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्लोजली हम उसको वॉच करेंगे निखिल। आई स्वेयर ये आखिरी क्वेश्चन होगा। अब वो बात से बात निकल जाती है। आप अभी एक MOD की एक आइडिया की बात कर रहे थे कि 114 जो आप एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, आपको क्यों चाहिए, आप ये इसमें चलाओ, 83 हम दे रहे हैं और फिर बाद में मार्क 2 का भी तो ऑर्डर देंगे, डेवलपमेंट हो ही इसलिए रहा है। क्या इस वास्तव में ऐसा हो सकता है कि हम इन एयरक्राफ्ट को ना लेकर के तेजस प्रोग्राम पे फोकस करें, उस एयरक्राफ्ट को इंप्रूव करें और उसको और उसी से काम चलाएं? क्या ये फीजिबल होगा दोनों तरह से, टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से और दूसरा जो हमारी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस हम चाहते हैं उसके हिसाब से? निखिल, अगर मुझे पर्सनली आप पूछोगे तो मैं कहता हूं कि आपको सारे जो पैसे हैं आपको तेजस प्रोग्राम पे फोकस करना चाहिए, और ये सारी जो हम एयरक्राफ्ट परितंत्र की बात कर रहे थे उसी पे फोकस करना चाहिए, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की बात करना चाहिए। रफाल हो सकता है इंडियन एयरफोर्स 36 और रफाल ले ले, और ये हमारे जो है आखिरी फाइटर इंपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि अगर आप 2025 या 2030 में भी आप इंपोर्ट करते जाएंगे तो आप कब अपने इंडिजिनस अपना कब बनाओगे? तो पर्सनली मुझे लगता है कि हमें इंडिजिनस फाइटर्स पे फोकस करना चाहिए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि उनके जो लास्ट इंपोर्ट्स होंगे वो 114 और ये 36 रफाल, और उसके बाद वो पूरी तरह कमिटेड है, आमका को बैक करेंगे, तेजस मार्क 2 को बैक करेंगे, और हो सकता है उसके बाद जो 6th जनरेशन फाइटर भी आया वो सारा इंडिजिनस पे फोकस है। लेकिन इसमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और ये डिबेट अभी तक रिजॉल्व नहीं हो चुके, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत का मानना है कि हमें इंडिजिनस ही खरीदना है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करना है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स का मानना है कि देखिए, हमें तो ये 114 तो चाहिए। नहीं, और मैं सोच रहा हूँ इसके लिए 114 चाहिए, वो बात समझ में आ रही है, लेकिन इसके आप लोगे कहाँ से, पैसा कहाँ है? आपने रफाल का कॉन्ट्रैक्ट कितना बड़ा था, आपने बाद में जाके लिए कितने, जितने के आपके पास पैसे थे? बिल्कुल। चलिए संदीप, अब हम चलते हैं हमारे दर्शकों के सवालों की तरफ। एक मुझे सचिन सिंह का ये सवाल है और ये आप ही बता पाएंगे। मुझे नहीं मालूम है कि जो सचिन पूछ रहे हैं वो सवाल सही है नहीं है, लेकिन ये अच्छा दिलचस्प सवाल लगा। ये पूछ रहे हैं कि नेवल गन्स जो आर्मी गन्स इस्तेमाल करती है उनसे महंगे क्यों होते हैं, और उन्होंने फिर बताया कि 155 mm हॉवित्जर से महंगी होती है जो 120 mm नेवल गन्स होती हैं। पहली चीज तो यही कि क्या ये बात सही है कि नेवल गन्स महंगी होती हैं, और अगर होती हैं तो क्यों?
ये बिल्कुल सही है निखिल, क्योंकि नेवल गन्स उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है पूरी कंप्लीटली डिफरेंट है। वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं, वो वॉरशिप्स पे फिटेड हैं इसीलिए। और उनके जैसे कि एक नेवल फाइटर और एक एयरफोर्स फाइटर की एक एग्जांपल अगर आप देखो, नेवल फाइटर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जी हाँ। क्योंकि उसे शिप्स पे लैंड करना होता है, उसको ज़्यादा रीइंफोर्सिंग की जरूरत पड़ती है, उस पे हुक्स फिट होते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स बहुत अलग हैं। और ठीक इसी तरह नेवल गन्स भी, उनकी जो रिक्वायरमेंट है काफी अलग थे, क्योंकि जब वॉरशिप सेल करती है ओशंस पे, तो सी स्टेट्स अलग अलग किस्म के हो सकते हैं, वेव्स आते हैं, सी स्टेट्स अलग होते हैं। और इस गन को हर वेदर स्टेट और हर क्लाइमेट कंडीशन में परफॉर्म उसी तरह करना है जैसे कि प्लेन सी पे हो। तो इसीलिए उसके चैलेंजेस, आप कैसे उसको स्टेबलाइज करते हो, उसके माउंट्स कैसे बनाते हो, इसीलिए बहुत ही एक स्पेशलाइज एरिया है। और इसीलिए सिर्फ 2 या 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं इस कैलिबर के दुनिया में। ठीक है, मतलब सचिन सही बात कह रहे थे। ठीक है, अगला सवाल इन्होंने शिव संदीप आप दोनों से पूछा है। इस बारे में वैसे हेमंत स्वामी का सवाल है। हमने पहले भी रखवाले के कई एपिसोड्स में बात की, बट सिंस आपने पूछा है तो हम एक छोटा शॉर्ट आंसर इसका देना चाहते हैं। इन्होंने पूछा है कि हम जो इंडियन वॉरशिप्स हैं नेवी के, उस पे बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सैम्स हैं, उसमें उन्होंने ब्रह्मोस का भी नाम लिखा है। ऐसा क्यों है, वन, और दूसरा इससे उनकी क्षमता पर क्या असर पड़ता है? क्या ये बात सही है कि काफी कम सैम्स हम प्लेस करते हैं अपने वॉरशिप्स पे? बिल्कुल बिल्कुल सही है, बहुत ही एक अच्छा सवाल है निखिल। और ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं कई दिनों से यही बात कि अगर आप देखोगे हमारे फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर्स में, दिल्ली क्लास के जो सारे डिस्ट्रॉयर्स हैं, और अगर आप उनको कोरियन डिस्ट्रॉयर से अगर आप कंपेयर करोगे, तो इनकी मिसाइल लोड्स में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जैसे कि दिल्ली क्लास के जो है 48 मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज के, मीडियम रेंज के मिसाइल्स। कोरियन डिस्ट्रॉयर्स में 100 से ज्यादा मिसाइल्स वो फिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर इट इज सिंगल यूज लॉन्चर्स, जो एक लॉन्च, यूनिवर्सल लॉन्चर कॉन्सेप्ट अभी तक आया नहीं, लेकिन कोरियन इसमें आ गया है। तो आई थिंक वो ऑपरेशनल फिलोसफी जो कोरियंस अडॉप्ट कर रहे हैं, वो ज्यादातर वेस्टर्न फिलोसफी अडॉप्ट कर रहे हैं। और हमारी जो फिलोसफी है वो रशियन फिलोसफी को लेकर है कि एक शिप के अंदर आप कितनी मिसाइल्स ये करते हैं, वो उसमें काफी कंस्ट्रेंट्स हैं। इसीलिए, क्योंकि हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल जो आज तक आए हैं ज्यादातर रशियन है या इजरायली है, तो वो कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमने इतने लार्ज नंबर में प्लान नहीं किए जितने दूसरे देश कर रहे हैं, जैसे चाइना भी कर रही है। चाइना के भी नए डिस्ट्रॉयर्स में जो सरफेस टू एयर सैम्स है, बहुत लार्ज नंबर्स के वो बात कर रहे हैं, ठीक इसी कोरियन नंबर्स की तरफ 100 से ज्यादा वो बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है, उनकी क्षमता पे असर पड़ सकती है, खासकर अगर आप एक कैरियर बैटल ग्रुप में जा रहे हो और हम्म। बहुत इंटेंस एंगेजमेंट हो। तो आपको ये याद रखना है कि आप जब एक वॉरशिप सेल करती है बाहर समुद्र में, तो इसका रीलोड करने का बहुत आप रीलोड नहीं कर सकते बीच समुद्र में। तो इसलिए हाँ, जो क्योंकि वो आप कैरी कर रहे हैं आप वही उसी से फाइट करोगे आप। तो इसीलिए एक शायद एक हमने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया है जितना आपने करना चाहिए था, कि आप कैसे ये मिसाइल लोड्स इंक्रीज कर सकते हैं। संदीप, हम कुछ डिस्ट्रॉयर्स प्लान भी कर रहे हैं और हमारे अंडर मैन्युफैक्चरिंग है। क्या वहां पे इस चीज को एड्रेस किया गया है? क्या इस्टेब्लिशमेंट इस चीज को वैसे ही देखता है जैसा कि आपने भी अभी बताया? मुझे नहीं लगता है उन्होंने इसको इतनी सीरियसली लिया है जितना लेने चाहिए। और इसमें बहुत और दूसरे भी बातें हैं, जैसे कि हर दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर पे 2-2 हेलीकॉप्टर फिट होते हैं। हम्म। और मुझे नहीं लगता है अगले 10 साल में भी आपके पास इतने सारे हेलीकॉप्टर्स आ जाएं कि हर शिप पे आप 2-2 हेलीकॉप्टर फिट कर पाओगे। तो क्यों ना हम आप वो दूसरे जो हैंगर को आप एक ड्रोन हैंगर में कन्वर्ट कर दें, और वहां से आप रीयूजेबल ड्रोन्स या सिंगल यूज ड्रोन जो भी है आप लॉन्च हम्म। करते जाइए वहां से। तो इस तरह की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मैंने अभी तक देखा नहीं है, उनको सोचना चाहिए। और हम्म। बहुत सारे ऐसे यंग माइंड्स हैं जो ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं, जिनको आके सजेस्ट करना चाहिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री को ऐसे प्रपोजल्स देने चाहिए। क्योंकि आज के दौर में हमें ज्यादा कुछ ओपननेस दिख रहा है, वो
एंटरटेन करते हैं इस तरह की जो डिजाइन सजेशन। तो अगर किसी के पास इस तरह के सजेशन है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि जाके वो एमओडी को दिखा दें कि कैसे आप एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज या स्मार्ट टेक्नोलॉजीज को लेके एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रॉयर की एक कैपेबिलिटीज को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। एक छोटा सा एक एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको प्लीज। जैसे यूएस नेवी जो है सबसे हाई टेक्नोलॉजी फोर्स उन्हीं के पास है, यूएस सरफेस फ्लीट और सबमरीन फ्लीट। चाइना के पास नंबर्स है लेकिन यूएस के पास जो है क्वालिटी है, टेक्नोलॉजी है। वो अभी एक ड्रोन सबमरीन लॉन्च ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक सबमरीन से एक ड्रोन लॉन्च होता है और वो जाके टारगेट को पिकअप करती है और वो टारगेट इंफॉर्मेशन सबमरीन को रिले करता है और सबमरीन उसी टारगेट डेटा से टॉर्पेडो लॉन्च करता है। तो आप सोच लीजिए कि कैसे आपने एक एग्जिस्टिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटीज एक छोटे एडिशन के साथ आपने उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया। टॉर्पेडो का मतलब आपको रेंज तो बढ़ाना ही होगा, लेकिन आपकी जो सेंसरी रेंज है आप वो एक ड्रोन के आने से आपने उसको ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल कर दिया है। तो इस तरह के हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस की बात करनी चाहिए, ना कि हम अरे हमने तो डिजाइन कर दिया अब क्या करें। ये मिड कोर्स में अगर आप करेक्शन कर सकते हैं, उसको अपग्रेड कर सकते हैं, तो इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। आप ये सारी बातें जब बताते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा आपके किसी पीस में लिखा हुआ था वो याद आता है, सेंट्रल सर्विस। वो ठीक है, उनके पास बजट की कमी है, लेकिन उन्हें भी अपने माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। अगर आप ये मान के चलोगे कि नहीं हमको नहीं मिलेगा तो फिर नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये और ठीक यही 1991 मूवमेंट का ये फायदा होगा कि जब तक हमारे ये एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है कि इंडिया में जब तक कोई क्राइसिस नहीं है, कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं करते हैं, कोई रिफॉर्म नहीं आती है, तो ये एक हमारे लिए सबके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको यूज करके हमारे डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करें। जो बजट्स हैं, एग्जिस्टिंग बजट्स को कैसे इम्प्रूव करें, टेक्नोलॉजी को लेके आप कैसे रिप्लेस करें, थ्रेट्स को फेस करें, ये सब गंभीरता से हमें सोचने की देरी है। चलिए, आज ढेर सारी सलाह है नेवी के लिए भी और एमओडी के लिए भी। रखवाले देखा करो भाई। रखवाले इस बार आपको जान के खुशी होगी, हमारे जो दर्शक इस एपिसोड को देख रहे हैं उनको भी सुनकर अच्छा लगेगा। हमारे एवरेज व्यूज जितने होते हैं उसे 4 गुना चला है पिछले हफ्ते का रखवाले, जिसमें हमने जेएफ थंडर ब्लॉक 3 और तेजस की बात की है। तो इसी तरह का प्रोत्साहन हमें देते रहिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए इसी तरह खोद के चीजें लाते रहेंगे। आई बिलीव हिंदी में बहुत मुश्किल से आपको इस तरह की जानकारी कहीं और मिलती हो। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और आप जो वक्त हमें देते हैं उसके लिए आपका शुक्रिया। और संदीप स्पेशली जो आप हमारे लिए वक्त निकालते हैं, शुक्रिया। हमको पता है आपका शेड्यूल काफी टाइट होता है, लेकिन आप हमेशा 8 मतलब 8 संदीप होते हैं वहां पे। हम लेट होते हैं लेकिन संदीप नहीं। थैंक यू वेरी मच संदीप। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।